हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LD स्टडी पॉइंट पे। आज की यह जो हमारी क्लास है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम की रहने वाली है, जिसके अंदर आज हम भारतीय ज्ञान प्रणाली के लेसन नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट जो हमारी इसकी यूनिट रहने वाली है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF अगर प्राप्त करना हो तो आप हमसे संपर्क कर लेना। इसकी जो PDF की प्राइस है वो आपको मात्र 40 रुपये के अंदर जो इसकी PDF है वो मिल जाएगी। ऑफर में आपको ये 30 रुपये के भी मिल सकती है। तो इसका जो सिलेबस है वो आप सबने देख लिया होगा। यह BA BSc BCom सेमेस्टर 4th के जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह रहने वाला है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस यूनिट का हमारा जो फर्स्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जो MCQ क्वेश्चन है उनके ऊपर, क्योंकि MCQ का जो वेटेज है वो वैसे तो कम ही रहेगा, लेकिन MCQ कहीं से भी उठा करके दे दिया जा सकता है। तो MCQ 6 से 8 नंबर के बीच आपके ये रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम MCQ, उसके बाद लघुत्तरात्मक और अंतिम में हम एक मैराथन लाएंगे जिसके अंदर हम करेंगे बात निबंधात्मक प्रश्नों की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य अर्थ क्या है। जो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसका जो मुख्य अर्थ क्या है, तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है मतलब कि स्वदेशी सव्य के देशी पारंपरिक ज्ञान, तो उसे क्या कहा जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका जो उत्तर होगा वो होगा पारंपरिक ज्ञान का महत्व किस क्षेत्र में देखा जाता है। तो किसके अंदर देखा जाता है, समाज के अंदर हमें पारंपरिक ज्ञान मिल जाता है, संस्कृति मिलती है और पर्यावरण और स्वास्थ्य, यानी कि उपरोक्त सभी है जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार क्या है, सबसे पहले हो जाएगा वेद, उसके बाद पुराण और शास्त्र। इनके अंदर तीनों के अंदर आपको भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आधार स्तंभ है वो देखने को मिलेगा। हिमालय शब्द का क्या अर्थ होता है, हिमालय का अर्थ होता है हिम का घर, यानी बर्फ का घर। क्या हो जाएगा, बर्फ का घर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया कि प्राचीन भारत को किस नाम से पुकारा जाता था। तो प्राचीन भारत को किस नाम से पुकारा जाता था, पहला ऑप्शन आपका आर्यभूमि, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। तो भारत के प्राचीन समय में कई नाम रहे थे, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, लेकिन प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था। यहाँ पर जामुन के वृक्ष अधिक थे इसलिए इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में चिकित्सा से संबंधित शास्त्र है। चिकित्सा से संबंधित शास्त्र को क्या कहेंगे, आयुर्वेद कहेंगे। और जो ज्योतिष जो यज्ञ से संबंधित है उसे ज्योतिष शास्त्र, जो गणित से संबंधित है गणित, और शिल्प जो निर्माण कार्य करते हैं वो शिल्प शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेषता क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेषता क्या है, ज्ञान और जीवन का एकात्मक होना। क्या है, ज्ञान और जीवन का एकात्मक होना इसकी जो है विशेषता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी किस सभ्यता से जुड़ी हुई है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो किस सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो नदी घाटी सभ्यता से यह जुड़ी हुई है। उसके बाद आता है हिमालय भारत की किस धरोहर का प्रतीक है। तो हिमालय भारत की प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। वैसे आप जब आप MCQ की यह PDF लेंगे तब आपको इसके अंदर MCQ 60 मिलेंगे, लेकिन हम इसके अंदर 10 MCQ पर ही बात करेंगे। उसके बाद निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर बात की जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख या मुख्य नगर कौन सा था, तो हड़प्पा जो नगर था वो इसका मुख्य नगर था। और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष का संबंध है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष का संबंध किससे है, तो किससे हो जाएगा, गणना और ग्रहों से, खगोल से, समय की गणना से। तो इसका उपयुक्त सभी जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक प्रश्नों का वैसे तो वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इसके अंदर हम मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपका जो समय है उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे ताकि उसी समय में आप और भी बेहतर तैयारी कर सकें। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की परिभाषा एवं प्रमुख लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ है वह संपूर्ण ज्ञान जो भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ है। यह ज्ञान केवल विज्ञान या तकनीक तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, दर्शन, धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि आदि से संबंधित है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता यह है कि समग्रता
को मानती है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समान महत्व है, मतलब कि जो भूगोल पर जो प्रतिक्रियाएं होती है उनको भी महत्व दिया जाता है और आध्यात्मिक मतलब को जो ईश्वर से जुड़ी हुई है उनको भी समान महत्व प्रदान किया जाता है। मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: प्राचीनता एवं निरंतरता, वैदिक काल से लेकर आज तक इसका प्रवाह जारी है। और समग्र दृष्टिकोण, जीवन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखने की परंपरा है। प्रकृति से सामंजस्य, मतलब प्रकृति के साथ मनुष्य जो अपने आप को कैसे ढालता है। और लोक मंगल की भावना, ज्ञान केवल व्यक्ति के लिए नहीं समाज और विश्व के लिए उपयोगी होना चाहिए। मतलब जो ज्ञान है वो अपने लिए ही नहीं सीमित करना, उससे दूसरों का भला कैसे हो सकता है उसके बारे में भी सोचना। विविधता में एकता, मतलब कि भारत के हर कोने में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर जो एकता है उसे विविधता में एकता। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि आधुनिक युग में भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसके अंदर आपको जो वेद है वो सबसे पहले आपको याद कर लेना है वेदों के बारे में, और वेदों की जो छोटी मोटी डेफिनेशन है उसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो हम इस थ्योरी के अंदर बात करेंगे लेकिन आप अलग से फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर प्राचीन भारत के लोगों की जीवन शैली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन जो लोग थे वो कैसे रहते थे? जैसे राजस्थान में अगर बात की जाए तो प्राचीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना, पशुपालन करना और मछली पकड़ना, जंगलों से कंदमूल जड़ी बूटी एकत्रित करना वो था। तो इसके अंदर भी सेम यही आ जाएगा, पशुपालन से जुड़ा प्रकृति। आप इसको अपनी खुद के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ये बेटर रहेगा करने में। मुख्य विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कृषि आधारित जीवन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद एवं योग, कला और साहित्य, सामाजिक व्यवस्था। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। हिमालय का भारतीय इतिहास और जीवन पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए कि हिमालय पर्वत भारत की महानतम प्राकृतिक धरोहर है। महानतम प्राकृतिक धरोहर हिमालय है, लेकिन अगर बात की जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम, भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वो हो जाएगी अरावली पर्वतमाला, जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला विश्व की। हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। और हिमालय का प्रभाव क्या क्या है? भौगोलिक प्रभाव, यह भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करता है। उत्तरी सीमा किससे रक्षा करता है? चीन से रक्षा करता है। नहीं तो चीन वाले सीधे भारत पर हमला कर सकते थे, लेकिन ये बीच में खड़ा है, इसकी वजह से हमला नहीं कर सकते। प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। जलवायु का प्रभाव, हिमालय की शीत लहरें जो आ रही है ना वो आधे भारत को लगभग बर्फ से ढक सकती थी, लेकिन इसी के होने के बावजूद ये संतुलित बना रहता है कि मानसून में वर्षा तो होती है लेकिन नाम मात्र वर्षा होती है। नदियों का उद्गम स्थल, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी महान जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से उनकी रफ्तार बढ़ करके राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों तक उनका पानी पहुंच जाता है। सांस्कृतिक महत्व, हिंदू धर्म में हिमालय को देवताओं का निवास माना गया है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है। ये वैसे ये कैलाश पर्वत हम कहते तो हैं कि शिव का धाम है, लेकिन ये कैलाश पर्वत है जो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में ये कहां पर हो जाएगा? चीन के अंदर हो जाएगा। ये वर्तमान में चीन में तिब्बत का जो पठार है उसके अंदर ये कैलाश पर्वत है वो स्थित है। पर्यटन और साहसिक खेल, हिमालय आज भी ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार हिमालय केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग भी है। नदियों का भारतीय सभ्यता के विकास में क्या योगदान है? नदियों का जो है वो भारतीय सभ्यता के विकास में क्या योगदान है? किसी भी सभ्यता का विकास बिना जल या खेती के हो ही नहीं सकता। तो भारतीय सभ्यता का विकास नदियों के किनारे से ही हुआ था। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी नदियां जीवनदायिनी नदी हैं। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की तो वो भी एक सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो योगदान क्या हो जाएगा? कृषि, नदियों से जल की प्राप्ति होती है, सिंचाई के लिए उपयोगी रहता है, परिवहन अच्छे से हो सकता है, मतलब और धार्मिक जो महत्व है गंगा यमुना जैसी नदियों को पवित्र रखने के लिए भी होता है। नगरों का विकास जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वाराणसी, प्रयाग जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं उनका विकास कहां होता है? नदियों के किनारे होता है। संस्कृति और कला, नदियों पर आधारित गीत, साहित्य और चिकित्सा का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता मूलतः नदी की सभ्यता है। कैसी सभ्यता है भारतीय सभ्यता? मूलतः नदी की सभ्यता है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र घाटी की सभ्यता की विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता क्या हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर हैं। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प पर आधारित जीवन है। लिपि कला और मूर्ति कला का विकास यहाँ पर हो चुका था। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी ने पीडीएफ नहीं लिया तो पीडीएफ लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सीधा इसकी पीडीएफ जो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है गंगा नदी घाटी, गंगा यमुना के क्षेत्र में सबसे उपजाऊ मैदान है, वैदिक काल का केंद्र है। यहाँ महाजनपद और राज्यों का विकास हुआ। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा
था, मगध था। और मगध के जो सबसे विशाल और सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध होने का क्या कारण था? क्योंकि ये नदी घाटी के किनारे पर एक विस्तृत था, जहां से उनका क्या होता था? व्यापार होता था, औजारों की प्राप्ति हो सकती थी, खनिज वहां पर उनको हर प्रकार के मिलते थे। जंगल होने के वजह से यहाँ उनको हाथी घोड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, तो इस वजह से वो सबसे समृद्ध हुआ था। ब्रह्मपुत्र घाटी सभ्यता, ब्रह्मपुत्र असम और अरुणाचल क्षेत्र में फैली है। चाय की खेती और वन संपदा, यहाँ की संस्कृति में तिब्बती और भारतीय परंपरा का मिश्रण है। तो उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि भारत के तटीय मैदानों का महत्व और विशेषताएं बताइए। भारत के अंदर जो तटीय मैदान है जो कि नदियों के आसपास पाए जाते हैं, जैसे पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय जो मैदान है वो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, और पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो अरब सागर के किनारे है। इनका महत्व क्या है? कृषि उत्पादन, चावल, नारियल, सुपारी, मछली यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और व्यापार और बंदरगाह, नारियल तो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? आपको नदियों के किनारे पर ही नारियल मिलेंगे। व्यापार और बंदरगाह, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बंदरगाह। जो बंदरगाह है, सबसे बड़े बंदरगाह ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं नाम। भूगोल के अंदर आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्र मार्ग से ले जाया जाता है, उन्हें बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सामान है उनको रखने के लिए बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं वो भी रखे होते हैं, जिनके अंदर सामान खराब नहीं होता। और सांस्कृतिक विविधता, यहाँ पर विदेशी संस्कृतियों का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो बाहरी जो देशों से जो लोग आते हैं वो ऐसी जगहों पर घूमने के लिए आते हैं। और तटीय मैदान भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सामंजस्य बताइए। तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में विरोध नहीं बल्कि सामंजस्य है। गणित, शून्य और दशमलव का सिद्धांत आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव है। चिकित्सा, आयुर्वेद और योग आज आधुनिक चिकित्सा को पूरक रूप से स्वीकारे जा रहे हैं। उसके बाद पर्यावरण प्रकृति को पूज्य मानना आधुनिक पर्यावरण संरक्षण में मेल खाता है। खगोल, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र ने भूगोल आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की प्राकृतिक धरोहर और उनका संरक्षण विषयक दृष्टिकोण समझाइए। या आप खुद भी कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक धरोहर उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो प्राचीन भारत में प्रकृति का देवतुल्य माना गया है। नदियों को देवी, पर्वतों को देवता और वनों को आराध्य समझा गया है। वृक्ष ही जीवन है, इस भावना से वृक्षारोपण और संरक्षण किया जाता है। वन, पर्वत और नदियों से जुड़ी कथाएं, उत्सव और तीर्थ यात्राएं इस संरक्षण दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। राजस्थान में खेजड़ली से आप भलीभांति परिचित है। चिपको आंदोलन भी हुआ था। खनिज और धातुओं का संतुलन उपयोग किया जाता था। और इसलिए भारत में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। और जोधपुर में 1910 के लगभग एक नियम पारित हुआ था। वो क्या था? वन संरक्षण की जो नीति थी जोधपुर ने सबसे पहले अपनाई थी राजस्थान में। राजस्थान बनने से पहले ही राजस्थान में 1910 में वन संरक्षण की जो नीति थी वो जोधपुर के महाराजा द्वारा अपनाई जा चुकी थी, क्योंकि उनको भी पता था कि जो अगर वन संरक्षण नहीं किया जा सकता तो मनुष्य का जो जीवन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय समाज में वन और खनिजों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो वन और खनिज भारतीय समाज की रीढ़ है। वन औषधि, लकड़ी, फल फूल और पशुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। आयुर्वेद, चिकित्सा, वनों से प्राप्त औषधि ही आधार थी। खनिज तांबा, लोहा, चांदी, नमक आदि से उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया। वन और खनिजों के कारण भारतीय समाज का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संभव हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक युग में प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। मतलब जो भारतीय ज्ञान जो परंपरा है उसको आधुनिक युग में किस प्रकार से उपयोग लिया जाता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। स्वास्थ्य, योग और आयुर्वेद वैश्विक स्तर पर अपनाए जा रहे हैं। मैं आपको एक योग स्वास्थ्य की एक बात बता देता हूं कि जो यहाँ पर एक शल्य चिकित्सा है जो किसने की सबसे पहले महर्षि सुश्रुत द्वारा अपनाई गई थी। और आज जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो साल में 1-2 बार अपने शरीर की जो प्लास्टिक सर्जरी है वो करवाई लेते हैं। मतलब कि शरीर के अंदर जो भी छोटे मोटे जो आपका शरीर के अंदर खराबी हो जाती है उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा आप सही करवा सकते हो। उसके बाद आता है पर्यावरण, प्रकृति की पूजा और संरक्षण आधुनिक पर्यावरण संकट का समाधान है। शिक्षा, सर्वे भवन्तु सुखनी की भावना आधुनिक शिक्षा का आदर्श है। और विज्ञान, शून्य, दशमलव, खगोल, गणना आज भी आधुनिक गणित और तकनीकी में आवश्यक है। वैश्विक शांति, गीता और उपनिषद के विचार मानवता को शांति का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक युग में जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का आधार रही है।
तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप इसकी जो पीडीएफ है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।